नमस्कार, मैं सुधांशु श्रीवास्तव। आज हम हिंदी धरोहर के भाग प्रथम का अंतिम अध्याय देखेंगे और इस अध्याय में हम पूर्व में पढ़े गए सभी विचारों को, सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। इस अंतिम भाग में हम हिंदी का एक राजभाषा से विश्व भाषा का सफर देखेंगे और देखेंगे कि इस भाषा ने संविधान और समाज के बीच में सेतु का काम कैसे किया है। अगले खंड में हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण और व्याकरण की उन तमाम बारीकियों को सीखेंगे जो हमें हमेशा डराती चली आई है। हमारा हिंदी धरोहर का जो भाग 2 होगा वो व्याकरण को समर्पित होगा। ये व्याकरण से पहले हमने हिंदी भाषा और लिपि इन 2 चीजों को समझा है। इनके जो जो आयाम हो सकते थे, जो भी आयाम हो सकते थे, उन सारे आयामों को हमने देखा है। तो आज के इस विशेष भाग में, ये अंतिम भाग है, इस विशेष भाग में हम देखेंगे संविधान से समाज तक यह भाषा कैसे सेतु का काम करती है। भाषा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है और हिंदी उस आत्मा की सबसे सजीव अभिव्यक्ति है। भारत की विविधता में एकता का सूत्र यदि कहीं सबसे ज्यादा दृश्यमान है तो वह है हिंदी भाषा। यह केवल एक भाषाई माध्यम नहीं बल्कि संविधान की भावना और समाज के संवेदन दोनों को जोड़ने वाला सेतु है। हिंदी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर लोकतांत्रिक चेतना तक एक सांस्कृतिक संवाद का कार्य किया है। हम देखेंगे हमारे संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है। संविधान का अनुच्छेद 343 स्पष्ट कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। यह व्यवस्था केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और लोक संबोधन की दृष्टि से की गई थी। भारत के संविधान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि अन्य भाषाओं का समान संरक्षण बना रहे। इसलिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। इस प्रकार संविधान ने हिंदी को राष्ट्र एकता के सेतु के रूप में स्वीकृत किया, न कि प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में। हिंदी किस तरह से संवैधानिक सेतु है, इसको देखेंगे। संविधान के 3 स्तरों पर हिंदी का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। प्रशासनिक स्तर पर संघ की राजभाषा के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच संवाद का माध्यम है हिंदी। दूसरा, न्यायिक और विधायी स्तर पर संसद में हिंदी में बोलने और लिखने की अनुमति, न्यायालयों में देवनागरी लिपि में याचिकाएं प्रस्तुत करने की व्यवस्था। तीसरा पॉइंट, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक स्तर पर राजभाषा दिवस 14 सितंबर का उत्सव, हिंदी प्रचार प्रसार संस्थान, राजभाषा विभाग और आयोगों की स्थापना की गई है। इस प्रकार संविधान हिंदी को संवेदनात्मक सेतु के रूप में स्थापित करता है, जहां सत्ता और समाज के बीच भाषा एक संवाद बनती है। हम देखेंगे समाज में हिंदी की भूमिका को। संविधान ने हिंदी को औपचारिक दर्जा दिया, पर समाज ने उसे भावनात्मक स्वीकार्यता दी। तो पुनः इस प्रकार संविधान हिंदी को संवेदनात्मक सेतु के रूप में स्थापित करता है, जहां सत्ता और समाज के बीच भाषा एक संवाद बनती है। संविधान ने हिंदी को औपचारिक दर्जा दिया, पर समाज ने उसे भावनात्मक स्वीकार्यता दी। हिंदी समाज को जोड़ती है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन सब के बीच संवाद का माध्यम हिंदी है। विविध उपभाषाओं जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, इन सब का एक साझा मंच है। इसके अलावा मीडिया, सिनेमा, शिक्षा और प्रशासन का जनभाषीय पुल है हिंदी। जहां संविधान अधिकार देता है वहां समाज अपनापन देता है। हिंदी उसी अपनापन का स्वर है। हिंदी सामाजिक न्याय और समानता की भाषा है। हिंदी का लोकतांत्रिक स्वर उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह किसी वर्ग, जाति या क्षेत्र की नहीं है, बल्कि सामान्य जन की भाषा है। गांव का किसान, शहर का विद्यार्थी और संसद का प्रतिनिधि सभी एक ही भाषा में अपनी बात कह सकते हैं। यही लोकतंत्र का भाषाई सेतु है।
हिंदी ने अभिजात्य वर्ग की भाषा नहीं बल्कि जन की आवाज बनने का इतिहास रचा है। क्या अब हम देखेंगे हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृत की तरफ। हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं, यह संस्कृत की संवाहक है, कैरियर ऑफ कल्चर। इसमें भारतीय लोक जीवन की लय है, दर्शन, अध्यात्म और विज्ञान की अभिव्यक्ति है और आधुनिक भारत की चेतना का प्रतिरूप भी है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग उसी भावना की पुष्टि करती है जो हिंदी के हम में प्रतिध्वनित होता है। हिंदी और वैश्विक समाज। आज हिंदी भारत की सीमाओं से परे जाकर विश्व समुदाय से संवाद का सेतु बन चुकी है। फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, नेपाल और अमेरिका तक हिंदी एक सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। आज 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी अब संविधान से आगे बढ़कर विश्व समाज का भी सेतु बन रही है। यद्यपि हम चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में बात करें तो चुनौतियां हैं। हिंदी के सामने आज दोहरी चुनौती है। एक, तकनीक का अनुकूलन, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन, समान भाषा नीति और व्यवहारिक सम्मान, परंतु डिजिटल युग में हिंदी का विस्तार तीव्र है। यूनिकोड, एआई और सोशल मीडिया के माध्यम से यह सशक्त डिजिटल लिपि और भाषा बन चुकी है। यह इसकी संभावना है। अंत में पहुंचते हैं और इस अंत में ही अगले भाग की शुरुआत भी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हम एक बार रिवाइज करेंगे और अगले अध्याय की आधारशिला भी रखेंगे। संविधान ने हिंदी को अधिकार दिया और समाज ने उसे आत्मा बना दिया। हिंदी वह जीवंत सेतु है जो संविधान के अनुच्छेदों को जनमानस की भावनाओं से जोड़ती है। यह भाषा न सत्ता की है न वर्ग की, यह भारत की पहचान, संवाद और संवेदना की भाषा है। हिंदी संविधान से समाज तक का सेतु, हमारे लोकतंत्र की आत्मा की आवाज है। भाषा सभ्यता का पहला अनुशासन है और लिपि उस अनुशासन की लिखित स्मृति है। इस प्रथम भाग में हमने जाना कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि वह मानव की संवेदना, समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब है। भाषा के भीतर ही लिपि, ध्वनि, अर्थ और संस्कृति का अनुशासन निहित है। हमने देखा कि कैसे ध्वनि से वर्ण बना, वर्ण से शब्द और शब्दों से वाक्य, जिसने मानव को विचारशील और संगठित बनाया। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, भाषाओं का वैश्विक परिवार और भारतीय भाषाओं की विविधता, इन सब के माध्यम से हमने यह समझा कि भाषा केवल बोलचाल नहीं बल्कि सभ्यता का स्वरूप है। आज जब भाषा की रचना और लिपि का अनुशासन स्पष्ट हो चुका है तो हमारा अगला कदम है भाषा के आंतरिक नियमों को समझना, जो भाषा को अर्थ, शुद्धता और सौंदर्य प्रदान करते हैं। भाषा शरीर है तो व्याकरण उसका प्राण। धन्यवाद मित्रों, मैं सुधांशु श्रीवास्तव खंड 1 के हिंदी धरोहर खंड 1 के अंतिम अध्याय से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगले अध्याय जो कि व्याकरण की दिशा में होगा, हिंदी धरोहर खंड जो